हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को देखने जा रहे हैं और वो है भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद CR फॉर्मूला, बेबल योजना, शिमला सम्मेलन। तो इनको आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिला जुला कर जो हमारा 1942 से लेकर 45 के बीच के प्रमुख जो घटनाएं हुई हैं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए, उनको हम आज देखने जा रहे हैं। उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था और ऐसा कहा जाता है कि 1857 की पहली जो क्रांति हुई, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसके बाद का सबसे बड़ा आंदोलन यही था और इसे कई मामलों में दूसरा स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। उसके बाद एक अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए। तो ये आंदोलन किन कारणों से शुरू हुआ और इसके प्रमुख जो बिंदु हैं वो क्या क्या है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत हुई 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई 1942 में। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक और आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति में, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था और उसका जो डेट था वो था 8 अगस्त 1940। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था वो एक अलग है और ये क्रांति एक अलग है। हालांकि इस भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ भी एक शब्द आता है अगस्त प्रस्ताव, तो उसको भी हम देखेंगे। और पीछे के अगस्त प्रस्ताव और अभी के इस अगस्त प्रस्ताव में क्या फर्क है उसको भी क्लियर होना जरूरी है। तो 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई। अब इसके पीछे के कारण क्या थे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जो समय चल रहा है वो क्या है, विश्व युद्ध का समय है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, 1945 तक ये चलता है और 1942 की घटना है। अब इंग्लैंड जो है मित्र देशों का एक अगुवा था और धुरी राष्ट्र, इन राष्ट्र के बीच में, अर्थात तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इनके बीच में पूरे विश्व स्तर पर एक युद्ध चल रहा था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम पे से जाना जाता है। अब क्या था कि इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब थी और युद्ध के आरंभिक चरण में इंग्लैंड की स्थिति खराब थी और उसके जो विश्व स्तर पे कई जो उपनिवेश हैं वो छीने जाते हैं और उस समय धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली प्रमुख होते हैं। तो भारत में जब इंग्लैंड की सत्ता चल रही होती है, ब्रिटिश इंडिया का शासन चल रहा होता है, तो उस समय एशिया में एक बहुत बड़ी शक्ति उभर कर आता है जापान। और जापान जो है ब्रिटिश उपनिवेशों का एशिया में एक एक करके कैप्चर करता जा रहा था। जैसे कि वो मलाया को कैप्चर करता है, सिंगापुर पे अपना अधिकार जमा लेता है, बर्मा पर उसके आक्रमण होने के चांस होते हैं। फिर वैसे ही लगता है कि भारत पर भी जापान का आक्रमण होगा। तो एक वो स्थिति थी। दूसरी स्थिति क्या थी कि आंतरिक, जो कि भारत के अंदर की घटनाएं क्या चल रही थी, उसमें राजनीतिक घटनाएं कौन कौन सी है। अंग्रेजों के द्वारा प्रस्ताव दिए जाते हैं भारतीय किसी भी तरीके से इंग्लैंड का समर्थन करे। भारतीय कहने का मतलब है कि यहाँ की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो समर्थन करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो स्थिति एक तरीके से गतिरोध वाली स्थिति होती है। इंग्लैंड ने घोषणा कर दिया था, भारत के युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी थी बिना भारतीयों के सलाह मशवरा किए हुए। तो इस बात का भारतीयों में बहुत ज़्यादा एक रोष था। खास करके राजनीतिक पार्टियां जो थी वो बहुत ज़्यादा
गुस्से में थी कि जब उनकी सरकारें चल रही हैं यहाँ पे, तो उनसे बिना सलाह मशविरा के भारत को कैसे युद्ध में शामिल घोषित कर दिया गया। उसके बाद एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, वो भी सफल नहीं होता है, असफल ही रहता है। एक क्रिप्स मिशन लाया जाता है। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में क्या थे कि भारतीयों को बहुत सारे चीजें देने का वादा तो किया जाता है, लेकिन हर चीज में एक शब्द लगाया जाता है युद्ध के बाद। तो भारतीयों में एक क्या थी कि अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना थी। वो उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि अंग्रेज जो कह रहे हैं वो अपनी बातों को पूरा करेंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय में भी अंग्रेजों ने कुछ ऐसा वायदा किया था, लेकिन उन्होंने दिया कुछ नहीं था। तो भारतीयों का ये कहना होता है कि आपको जो भी देना है उसकी घोषणा आप अभी कर दे, युद्ध के बाद वाली घोषणा ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है, अर्थात आपके नियत में जो है सो कहीं ना कहीं खोट है। तो एक ये कारण होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि उस समय की कुछ और भी स्थितियां ऐसी थी, जैसे कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो वहां से कई लोग भारत आ रहे थे, खास करके भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में, पूर्वोत्तर के राज्यों में आ रहे थे, बड़ी संख्या में शरणार्थी आ रहे थे। तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो वो भी एक कारण बनता है कि अंग्रेजों ने जानबूझकर एक बर्मा देश का तो निर्माण कर दिया, लेकिन उनका सेटलमेंट ठीक तरीके से नहीं किया। तो एक वो बात थी। उसके बाद जापान के साथ युद्ध का एक वातावरण तो बना ही हुआ था कि भारत में जापान का हमला होगा, अर्थात ब्रिटिश इंडिया पर हमला किया जाएगा। तो उसके मुकाबले के लिए क्या होता है कि बंगाल में एक सैनिक बेस तैयार किया जाता है। बहुत बड़ा सैनिक बेस तैयार करने की योजना होती है कि और वो तैयार भी किया जाता है। अब सैनिक बेस जब तैयार किया जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर जमीन की आवश्यकता होगी। अब वही चीजें वहां पे थी कि अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे कि बंगाल के क्षेत्र में जो अपना सैन्य अड्डा बनाते हैं उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण करते हैं। जबरदस्ती अधिग्रहण करने जब यहाँ पे हम कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो जो जमीनें उन्हें चाहिए थी वो जमीनें वो जबरदस्ती किसानों से ले रहे थे। बदले में किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा था और किसी भी प्रकार से जमीनों को हड़प लिया जा रहा था। तो इस बात का एक असंतोष था। उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कारण है कि कांग्रेस की विश्वसनीयता काफी ज्यादा घट गई थी और खास करके महात्मा गांधी की विश्वसनीयता भी लोगों के बीच में काफी घट गई थी। 1920 में उन्होंने आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, उसे उन्होंने बीच में ही वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1930 में, उसे भी उन्होंने वापस ले लिया। तो लक्ष्य की प्राप्ति किए बिना आंदोलन को समय से पहले स्थगित किया जा रहा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 अर्थात 20-30-40 10-10 साल के अंतराल में महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह। तीनों ही आंदोलनों के जो परिणाम थे वो क्या थे कि मिला जुला कर 0 थे, सिफर थे, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। एक तरीके से कहा जाए तो असफल आंदोलन था और लोगों में महात्मा गांधी के प्रति एक अविश्वास की भावना जन्म लेती है। कांग्रेस के प्रति भी एक अविश्वास की भावना जन्म लेती है। लेकिन इसमें क्या है कि कांग्रेस और खास करके महात्मा गांधी पर एक तरीके से कह लें कि मनोवैज्ञानिक या जन दबाव भी था कि उसे तो उन्हें कुछ करना ही था और वो अपनी जो उनकी सोच थी वो लोगों तक पहुंचाना था। और तो लोगों को साथ लेकर चलने की एक चुनौती थी और उसी के तहत घोषणा किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का। अब इसकी रूपरेखा और तैयारी किस तरीके से होती है वो हम देख लेते हैं। कारणों को हमने देख लिया। अब जो है इसके लिए एक वर्धा प्रस्ताव आता है।
वर्धा प्रस्ताव महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है वर्धा, वहीं पर कांग्रेस की एक मीटिंग होती है। कांग्रेस के कुछ नेताओं, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग होती है और ये मीटिंग होती है 14 जुलाई 1942 को। और मीटिंग में जो प्रस्ताव लाए गए इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो पीछे का अगस्त प्रस्ताव और ये वाले अगस्त प्रस्ताव दोनों में फर्क है। पीछे का जो अगस्त प्रस्ताव था वो वायसराय लॉर्ड लिथगो के द्वारा लाया गया था और ये अगस्त प्रस्ताव जो है सो कांग्रेस के मीटिंग में लाई जा रही है। और ये किस लिए लाया जा रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ जाए या इस आंदोलन को चलाया जाए या ना चलाया जाए, इसी संबंध में प्रस्ताव लाया जाता है। जब प्रस्ताव लाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का, तो कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। खारिज करने के कारण भी वही थे कि महात्मा गांधी तीन आंदोलन चला चुके थे। तीनों आंदोलनों को उन्होंने असमय रोक दिया था, इससे उनकी विश्वसनीयता घट गई थी। तो ये एक बड़ा कारण होता है। अब इससे गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में भी आते हैं और उनका ये कहना होता है, वो एक कहा जाता है कि मीटिंग में वो एक मुट्ठी जमीन से मिट्टी उठाते हैं या कह ले कि बालू उठाते हैं और कांग्रेसियों को ये चैलेंज करते हैं कि मैं एक मुट्ठी बालू से ही भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कि कांग्रेस के द्वारा चलाए गए आंदोलन से भी बड़ा होगा। तो इस तरीके की वो चुनौती देते हैं। जब महात्मा गांधी को जब गुस्सा आता है तो अन्य जो नेता है वो भी सोचने पर विवश होते हैं। तो वो अंततः उस पर विचार विमर्श होता है, प्रस्ताव अंततः आता है और ये मंतव्य बनता है कि अंग्रेजों से पहले बात किया जाए। अंग्रेजों से बात किया जाए, अगर वो स्वतंत्रता देने की घोषणा करते हैं तब तो हम अंग्रेजों का साथ देंगे। अगर वो स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करते हैं तब हम भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। लेकिन इस बात का भी कई नेताओं ने विरोध किया। उसमें सबसे प्रमुख जो नाम है वो सी राजगोपालाचारी जी का है, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने इसका बिल्कुल विरोध किया कि आंदोलन नहीं चलाया जाना चाहिए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद होते हैं, ये दुविधा से ग्रसित होते हैं, अर्थात ये संशय में होते हैं कि ये आंदोलन चलाया जाए या न चलाया जाए। तो वो उहाफू की स्थिति में थे। उसके बाद समर्थन करने वाले कौन नेता थे, इनके भी नाम जान लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे। अर्थात कुछ तो पुराने नेता और कुछ जो नए नेता उभर कर आए थे, खास करके समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए, जैसे लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद अरुणा आसफ अली, इन जैसे नेताओं ने इसका समर्थन किया कि बिल्कुल जो है सो भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया जाना चाहिए। उसके बाद जो है पार्टियां, अलग अलग पार्टी जो है वो भी विरोध करती हैं। तो विरोध करने वाली कौन कौन सी पार्टी होती है, तो एक तो मुस्लिम लीग ही होती है। मुस्लिम लीग ने तो लगभग हर जगह पे अपना एक विरोध का रास्ता अख्तियार कर लिया था, खास करके 1940 से पहले के समय में भी। अगर आप देखें तो 1930 के साइमन कमीशन जब भारत आती है तो मुस्लिम लीग जो है सो साइमन कमीशन का समर्थन करती है। वहीं से एक तरीके से मुस्लिम लीग का एक अलग रास्ता शुरू हो जाता है कि कांग्रेस जो कुछ भी करेगी, मुस्लिम लीग जो है उसके विरोध में एक रास्ता अख्तियार करती है। तो यहाँ पर भी मुस्लिम लीग का वही होता है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियां जो है वो भी विरोध करती है। हिंदू महासभा है, ये पार्टी भी विरोध करती है भारत छोड़ो आंदोलन के। विरोध इन सेंस कहने का यहाँ पे मतलब है कि वो भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने के ये में नहीं थे। उनका यही कहना था कि गांधी जी ने जो भी आंदोलन चलाया है उसका नतीजा एक ही रहा है, वो आंदोलन को एक मुकाम पे नहीं ले जाते हैं बल्कि वो बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। ये इनका सबसे बड़ी शिकायत थी। अंततः क्या होता है कि 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन
बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसमें बम्बई में अधिवेशन होता है, ग्वालियर टैंक में, वही ग्वालियर टैंक में जहां पर के कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उसी ग्वालियर टैंक में फिर से एक बार भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में चर्चा चलती है और प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि गांधी जी ने जो भाषण दिया और उसमें उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी उस दिन एक अलग अवतार लेकर भाषण दे रहे थे और उनमें कोई दिव्य शक्ति आ गई थी, इस तरीके का वो भाषण देते हैं। वो करो या मरो का एक नारा देते हैं, जिसको कि आपने सुना भी होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे, डू और डाई, करो या मरो, कि हमें तब तक लड़ना है जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती है। और ये आंदोलन जब हम चलाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि नेताओं को, शीर्ष जो नेता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप में गांधी है, हर एक व्यक्ति अपने आप को अपना नेता माने और वो अपने स्तर से आंदोलन को चलाए, ऐसा वो मंत्र देते हैं, करो या मरो, डू या डाई का। तो ये 7 अगस्त को मीटिंग होती है, प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। उसके बाद 9 अगस्त से आंदोलन को चलाया जाना होता है। 8 अगस्त को फाइनली ये डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद अंग्रेजी सरकार को जब ये पता चल जाता है कि आंदोलन चलाने का निर्णय हो चुका है, तो सरकार जो है वो दमन पे उतारू हो जाती है पूरी तरीके से। सबसे पहले क्या करती है कि एक ऑपरेशन 0 आवर चलाया जाता है। ऑपरेशन 0 आवर क्या था, तो जितने भी जो नेता हैं उनको गिरफ्तार करने का एक ऑपरेशन चलाया जाता है और सारे राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसमें से महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में रखा जाता है। जेल कहने का मतलब है कि ये राजनीतिक कैदी हैं, तो इनको नजरबंद करके रखा जा रहा है। तो आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी को रखा जाता है। बाद में सरोजनी नायडू को भी वहीं पे रखा जाता है और अन्य जो नेता हैं उनको अहमदनगर के किले में रखा जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल थे। अब जैसे राजेंद्र प्रसाद को लें तो वो बिहार के बांकीपुर जेल में रखा जाता है, क्योंकि वो बिहार में आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो ये सब है। अब एक चीज यहाँ पे और भी जानना जरूरी है कि इस आंदोलन के तरीके क्या अपनाए गए। तो यहाँ पे मुंबई अधिवेशन जो चल रहा था ग्वालियर टैंक में, जो महात्मा गांधी ने भाषण दिया, इसमें इन्होंने 13 सूत्री फॉर्मूला सुझाया कि उसका तरीका क्या होगा। 13 तरीके बतलाए। तो वही जाना पहचाना सा तरीका है, अहिंसा का सहारा लेना है, किसी तरीके से हिंसा नहीं करनी है, पूरे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करना है। उसके बाद अलग अलग वर्गों से उन्होंने आह्वान किया, छात्रों से आह्वान किया, शिक्षकों से आह्वान किया, वकीलों से वही आह्वान पहले की तरह। उसके बाद यहाँ पे एक नई बात थी, वो थी कि सैनिकों से उन्होंने आह्वान किया पहली बार कि सैनिक भी जो हैं वो अपने अधिकारियों के आदेश को मानने से इनकार कर दें, अर्थात वो आंदोलनकारियों पर किसी तरीके की कार्रवाई से संबंधित आदेश दिया जाता है तो उसको मानने से इनकार कर दे। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी वो अपील करते हैं कि वो भी अपने अधिकारियों को की बातों को मानने से मना कर दें, उनके आदेश का पालन करने से मना करें। नमक कर चुकाए जाने का वो विरोध करते हैं कि नमक कर का विरोध किया जाए। यहाँ पे ये बतलाना जरूरी है कि हालांकि नमक कर को तो समाप्त किया गया था, लेकिन पूरे भारत भर में इसे समाप्त नहीं किया गया था। अभी भी कई जगहों में नमक कर लगाया जा रहा था और वो नमक कर वसूले जा रहे थे। तो नमक कर नहीं चुकाने का आह्वान किया जाता है। तो इसी तरीके के 13 अलग अलग वर्ग होते हैं, 13 तरीके उन्होंने बतलाए कि इस आधार पे इस तरीके से आंदोलन को चलाया जाना चाहिए। चलिए होता क्या है वो हम जान लेते हैं। सारे नेता, शीर्ष नेता जो है सो वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इस आंदोलन का नतीजा ये होता है कि ये नेतृत्व विहीन आंदोलन चलता है। इसमें जनता जो है सो बड़ी संख्या में भाग लेती है। पूरे भारत भर में
इसका ये आंदोलन जोर शोर से चलाया जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हर जगह लगाया जाता है और कई जगह जो है आंदोलन हिंसक रूप भी लेता है, फिर भी आंदोलन रुकता नहीं है, क्योंकि आंदोलन सारे नेता तो गिरफ्तार कर लिए गए थे और कुछ नेता जो द्वितीय पंक्ति के जो नए नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, इन जैसे जो नेता है वो भूमिगत हो जाते हैं और भूमिगत तरीके से आंदोलन चलाते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। इस आंदोलन में एक और नई बात देखी जाती है कि रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर अरुणा आसफ अली रेडियो प्रसारण या कह लें कि रेडियो से वो लोगों को संदेश देती हैं, भारतीयों को, आंदोलनकारियों को संदेश देती हैं और इस तरीके से आंदोलन को चलाया जाता है। अंग्रेजों के संचार व्यवस्था को भी ठप किया जाता है। अब इसमें जो है एक और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर आंदोलन को चलाते हैं और वो क्या करते हैं कि पहले तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उन्हें हजारीबाग के जेल में रखा जाता है और वहीं पे वो दीपावली की रात को जेल की चारदीवारी को पार करके फांद कर वो जेल से भाग जाते हैं और वहां से जेल से भागने के बाद वो राजबिलास की जंगलों में चले जाते हैं जो कि नेपाल में स्थित है और वहां पे एक आजाद दस्ता का गठन करते हैं और ये आजाद दस्ता जो है क्या करती है तो अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाती है, अर्थात अंग्रेजों पर हमले किए जाते हैं उसके लिए ये आजाद दस्ता बनाया जाता है और इसमें प्रशिक्षण का जो जिम्मा दिया गया था वो सरदार नित्यानंद को दिया गया था और राम मनोहर लोहिया जो हैं उन्हें रेडियो प्रसारण का जिम्मा सौंपा गया था। साथ में ये आजाद दस्ता है और क्या क्या काम करता है तो अंग्रेजों के संचार व्यवस्था को ठप करता है, सरकारी जो भी चिन्ह होते हैं उन पर हमले किए जाते हैं, हिंसक गतिविधियां होती है, हड़ताल किए जाते हैं, आंदोलनकारियों को समर्थन दिया जाता है, ये सारे भूमिगत तरीके से चल रहे होते हैं। अब कई हिंसक घटनाएं भी होती है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे पटना में सचिवालय गोलीकांड हुआ था, इसमें स्कूल कह लें या कॉलेज के 17-18 साल के स्टूडेंट्स लोग थे और वो सचिवालय पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं और वहाँ के जो कमिश्नर होते हैं पटना के उनके लाख मना करने के बाद भी वो झंडा फहराने की कोशिश करते हैं और एक एक करके 7 छात्रों को गोली मार दिया जाता है और वो शहीद हो जाते हैं। तो ये एक हिंसक घटना घटती है। तामलुक में जो कि बंगाल का क्षेत्र पड़ता है वहां पे एक मातंगिनी हजारा नाम की महिला होती हैं जो 73 साल की महिला होती हैं और वो आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रही होती हैं, उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाता है। उसके बाद गोहपुर जो कि असम में पड़ता है, यहाँ पे कनक लता बरुआ नाम की एक 13 वर्ष की लड़की होती है, वो आंदोलन में शरीक होती है और उसे भी गोली मार दिया जाता है। तो ये कुछ हिंसक घटनाएं थी। इसके अलावा करीब लाखों लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और मोटा मोटी कह ले तो इस आंदोलन को कुचल दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद कुछ जगहों पे क्या होता है तो अस्थाई सरकार बनाई जाती है या कह ले कि जनता सरकार बनाई जाती है। जो आंदोलनकारी थे वहां पर कह ले कि उस क्षेत्र पर कब्जा स्थापित कर लेते हैं और वहां पे ब्रिटिश राज नहीं चलता है बल्कि उनके द्वारा बनाई गई अस्थाई सरकार जो है वो काम करने लगती है और ये कई जगहों पे होता है। मोटा मोटी 44-45 तक ये अस्थाई सरकारें चलती हैं। वो अस्थाई सरकार कहाँ कहाँ चलती है, जनता सरकार कह लें इसको या अस्थाई सरकार बलिया में बनाया जाता है, यूपी में चीतू पांडे के नेतृत्व में बनाई जाती है अस्थाई सरकार या जनता सरकार, महाराष्ट्र के सतारा में बनाई जाती है और यहाँ पे सबसे लंबे समय तक चलती है 45 तक 45 तक जो है
वो जनता सरकार चलती है। तामलुक बंगाल में भी बनाई जाती है, 44 तक चलता है। उसके बाद कर्नाटका के धारवाड़ में यहाँ भी 44 तक चलता है, और उड़ीसा के बालासोर और तालचेर में भी जनता सरकार बनती है, और वो पूरा प्रशासन और शासन दोनों का संचालन करती है। तो ये एक पर्टिकुलर चीज था जो कि देखने में आया इस आंदोलन में। अंततः इस आंदोलन को भी आप असफल कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो पाता है। जो स्वराज और अपना स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक आंदोलन चलाया गया था वो हासिल नहीं होता है। लेकिन ये आंदोलन ऐसा था जो कि अंग्रेजों को डरा देता है, क्योंकि उनके नियंत्रण में अब सरकारी कर्मचारी, पुलिस और सेना कुछ भी नहीं थे। कई जगह पे पुलिसों के अंग्रेज अधिकारी जो होते हैं उनके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। तो ब्रिटिश सरकार को भारत में प्रशासन चलाना या शासन चलाना अब काफी मुश्किल हो गया था। ये आंदोलन इतना बड़ा सबक अंग्रेजों को देकर जाता है, और यहाँ के बाद अंग्रेजों का एक मन बनने लगता है कि भारत को आजादी दे दी जाए और वो भारत छोड़कर इंग्लैंड वापस चले जाएं। यहाँ पे कुछ बातें और भी कहना चाहूंगा। एक तो है कि महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके निजी सचिव महादेव देसाई, इन दोनों का निधन होता है। जब महात्मा गांधी को जेल गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 अगस्त 1942 को, तो जब ये जेल में होते हैं उसी समय में इनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी पत्नी की और निजी सचिव की। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया था इलाहाबाद में, और ये मुख्य रूप से सी राजगोपालाचारी के द्वारा मनाया गया था। तो एक ये होती है। कुछ बातें हम महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी की अक्सर आलोचना होती है, और जैसा कि हमने चर्चा किया कि उनकी विश्वसनीयता काफी ज्यादा घट गई थी, कि वो कोई भी आंदोलन जब चलाते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति के पहले ही वो आंदोलन को खत्म कर देते हैं। इस बात की काफी ज्यादा आलोचना होती है। तो इसमें महात्मा गांधी का जो तर्क था वो ये था कि कोई भी आंदोलन जो है अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी आंदोलन सफल या असफलता जो निर्भर करती है वो आम लोगों के भागीदारी पर निर्भर करती है, और आम लोगों की सहनशीलता जो है या बर्दाश्त करने की क्षमता सीमित होती है। वो असीमित समय तक किसी भी चीज को वो नहीं चला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहिष्कार का उन्होंने आह्वान किया, बहिष्कार काफी ज्यादा सफल भी हुआ। तो बहिष्कार से कई चीजों को जनता में तकलीफें उत्पन्न होने लगी, जैसे कि सामान आना रुक गया। तो सामान जब आना बंद हो गया तो वो चीजें महंगी हो जाएंगी। तो आखिर महंगाई को आम आदमी कितने दिनों तक बर्दाश्त करेगी। उसके बाद अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया गांधी जी ने कि लाठी आप खाइए लेकिन आप बदले में प्रतिहिंसा मत कीजिए, तो ये क्षमता भी एक आम आदमी में नहीं हो सकती है। गांधी जी में वो क्षमता है, उनमें असीमित क्षमता आप कह लें, ज्यादा क्षमता है, लेकिन हर आम आदमी में वो क्षमता नहीं है। तो गांधी जी का ये तर्क था कि जिस तरीके से आदमी की एक जीवन रेखा होती है कि वो दौड़ता है, दौड़ने के बाद क्या होता है कि वो रुकता है, विश्राम करता है, और आगे की दौड़ के लिए वो नई ऊर्जा ग्रहण करता है, पानी पीता है, खाना खाता है, और फिर से वो चलना शुरू करता है। तो गांधी जी का भी यही इसमें दर्शन यही था कि आप आंदोलन को चलाइए, एक समय के बाद जो है उसमें ऊर्जा कम होने लगती है, लोगों का जोश कम होने लगता है। वैसी स्थिति में जब आपको लगे कि जोश कम होने लगा है, उस जगह पे आप आंदोलन को खत्म कर दीजिए, क्योंकि इसकी परिणति क्या होगी कि वो असफल हो जाएगा अंततः आगे जाकर। तो उसको असफल हो जाए उससे पहले ही आप आंदोलन को खत्म कर दीजिए, और फिर से नई आंदोलन को खड़ा करने के लिए एक ऊर्जा ग्रहण करिए। जब फिर वो ऊर्जा मिल जाती है तो फिर से एक नया आंदोलन
चलाइए, और जो आंदोलन आप चला रहे हैं खत्म करने के पहले बातचीत करिए, और जो चीजें आप बात करके सरकारों से आप ले सकते हैं, आम आदमियों के लिए जो छोटी मोटी सहूलियतें ले सकते हैं वो आप ले लीजिए जो मिल रहा है। तो टुकड़ों टुकड़ों में आप जो है सो लेते जाइए। तो ये उनका दर्शन था। अब हम आते हैं दोस्तों आगे CR फॉर्मूला पे। तो CR फॉर्मूला क्या था? तो ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा लाया गया था, और लाने का समय जो था 10 जुलाई 1944 को लाया गया था। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में क्या होता है कि अंग्रेज और भारत, ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच में एक राजनीतिक गतिरोध सा आ गया था कि अंग्रेज जो प्रस्ताव दे रहे थे भारतीय नहीं मान रहे थे। अब तो वो बातचीत का सिलसिला भी बंद हो चुका था। उसके बाद जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है, इनके बीच भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक गतिरोध था, या अन्य जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके साथ भी गतिरोध था। वो गतिरोध क्या था? तो मुस्लिम लीग अब पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना पे अब जोर देता है। वो पाकिस्तान की मांग करने लगता है, और हर एक जगह पे वो पाकिस्तान की मांग या मुस्लिमों के हित से जुड़ी हुई बातें ही वो करता है। भारत छोड़ो आंदोलन का भी समर्थन नहीं करता है। तो सी राजगोपालाचारी इसी में आगे बढ़ते हैं, और उनका ये कहना होता है कि ऐसी स्थिति कितने दिनों तक चलेगी? आखिर हम आंदोलन भी नहीं चला रहे हैं, हमारे आपसी भी अर्थात भारतीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी एकता का अभाव है। तो ऐसा कैसे चलेगा? आखिर तो हमें बातचीत करना होगा, आपस में राजनीतिक गतिरोध को दूर करना होगा। पहले तो हमें आपस में एक होना होगा, उसके बाद एक होकर अंग्रेजों से हम बात करें और राजनीतिक एकता बनाएं और राजनीतिक गतिरोध को दूर किया जाए। इसी के तहत वो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश करते हैं, और इसी के अंतर्गत वो एक फॉर्मूला सुझाते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? कई बातें होते हैं, कुछ मूल बातें हैं, उसको जान लेते हैं। तो मुस्लिम लीग का सहयोग मांगा गया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से सहयोग मांगा। किस चीज के लिए? तो भारत की आजादी के लिए संघर्ष करना है सामूहिक रूप से, उसके लिए सहयोग मांगा। दूसरा क्या है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी थी, तो इसके लिए एक तरीके से कह लें कि मौन सहमति यहां पर इस फॉर्मूले में दे दिया गया। लेकिन उसका तरीका क्या था? वो तरीका बतलाया गया कि जनमत संग्रह करवाया जाएगा। कहां पे जनमत संग्रह? तो उत्तर पश्चिमी भारत में और बंगाल में, इन दो जगहों पे जनमत संग्रह करवाया जाएगा। अगर वहां की जनता चाहती है कि नए देश का निर्माण होना चाहिए धर्म के आधार पे, तो कर दिया जाएगा। ऐसा इसका सोच था। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि बंटवारा की स्थिति अगर होती है कि अगर बंटवारा होना ही है देश का, तो वैसी स्थिति में भी सुरक्षा, संचार, विदेशी मामले और वित्त से जुड़े हुए जो मामले होंगे वो दोनों पक्ष सामूहिक रूप से देखेंगे। अगर पाकिस्तान बनने की बात हो भी जाती है तो दोनों देशों के जो प्रतिनिधि होंगे, या पार्टी कह लें, या मुस्लिम लीग और कांग्रेस, वो सामूहिक रूप से इन मामलों को देखेंगे। कब तक? जब तक कि सारे मामले पूरी तरीके से सेटल नहीं हो जाते हैं। इन्होंने अपना फॉर्मूला रखा ये। उसके बाद मुस्लिम लीग का क्या कहना होता है, जिन्ना का? वो कहते हैं कि जनमत संग्रह अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उनकी मांग होती है कि जनमत संग्रह में उन क्षेत्रों में रहने वाले सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट करें। ये जिन्ना की सबसे बड़ी डिमांड थी, और वो इस बात पर अड़ जाते हैं। जब इतनी बड़ी चीज के लिए वो अड़ जाते हैं तो कांग्रेस के नेता लोग भी जो है बहुत ज्यादा नाराज होते हैं उनसे, और वो हक्का बक्का सा रह जाते हैं कि क्या उन क्षेत्रों में सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं, अन्य लोग भी तो वहां पे रह रहे हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग क्या पूरे देश भर के सारे मुस्लिमों का अकेला प्रतिनिधित्व करता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो कांग्रेस का इस पर विरोध होता है। तो इसी बात को लेकर इस फॉर्मूला पर भी एक गतिरोध कायम रहता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। इस गतिरोध को दूर करने का एक प्रयास महात्मा गांधी भी करते हैं,
और 9 सितंबर 1944 को गांधी जी और जीना के बीच में बातचीत होती है, और उस बातचीत में गांधी जी मोहम्मद अली जीना को कायदे आजम की उपाधि भी देते हैं, लेकिन अंततः जीना जो है अपनी बातों पर अड़े रहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगा, और इस तरीके से CR फॉर्मूला जो है वो फेल हो जाता है। जब CR फॉर्मूला फेल होता है तो एक और योजना लाई जाती है, और वो लाई जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बेवल, लॉर्ड बेवल भारत में वायसराय बनकर आते हैं 1943 में, और 10 जून 1945 को ये फॉर्मूला लाया जाता है बेवल योजना के नाम से। उस समय वायसराय लॉर्ड बेवल होते हैं और भारत सचिव होते हैं आमरी। इस फॉर्मूले की मुख्य बातें क्या होती है? तो मुख्य बातें होती है कि वायसराय परिषद जो है उसका पुनर्गठन किया जाएगा, और इसके सारे सदस्य भारतीय होंगे। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी डिमांड पूरी की जा रही है। जिस वायसराय परिषद में पहले अंग्रेज लोग होते थे और भारतीयों को नाम मात्र का हिस्सेदारी या वहां पे प्रतिनिधित्व दिया गया था, अब कहा जा रहा है कि सारे जो सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे। दूसरी बात कही जाती है कि भारत में जितना स्वर्ण हिंदू है उसी के बराबर प्रतिनिधित्व मुस्लिम को भी दिया जाएगा, अर्थात स्वर्ण आबादी के बराबर मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, या कह लें कि जितने स्वर्ण हिंदू को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है उतने ही मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अंतरिम सरकार का एक गठन किया जाएगा, अंतरिम सरकार गठित करने की बात की गई, और इसमें भी कहा गया कि इसके भी सारे जो सदस्य होंगे अंतरिम सरकार के वो भारतीय ही होंगे। उसके बाद वायसराय द्वारा जो वीटो का अनावश्यक इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सारे बजट या कानून जो है सो लाए जाते हैं और भारतीय उसको अस्वीकार करते हैं। विधानमंडल के भारतीय सदस्य फिर भी उस बजट को पास करवा लिया जाता है या वैसे कानूनों को पास करवा लिया जाता है वायसराय के वीटो पावर से। तो उस वीटो पावर का अनावश्यक प्रयोग के बारे में कहा गया कि जब बहुत ज्यादा जरूरी होगा तभी वो इसका प्रयोग करेंगे। फिर बात होती है कि राजनीतिक बंदी, भारत छोड़ो आंदोलन या अन्य आंदोलनों में जितने राजनीतिक रूप से बंदी बनाए गए थे उनकी रिहाई की जाएगी, और युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान निर्माण की भी छूट दी जाएगी। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने की छूट दे दी जाएगी। तो मिला जुला कर बेवल योजना जो थी वो बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन इसको भी मुस्लिम लीग नहीं मानती है। अंततः क्या होता है कि शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है, और वो सम्मेलन होता है 25 जून से लेके 14 जुलाई 1945 तक, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध बना आ रहा है उस गतिरोध को खत्म किया जाए और भारत के लिए संवैधानिक विकास या कह लें कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसी के लिए शिमला में एक मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें 31 सदस्य भाग लेते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं लॉर्ड बेवल, जो कि वायसराय होते हैं। उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है बेवल योजना पे सर्वसम्मति बनाना। कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1940 से लेकर 45 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, तो वही नेतृत्व करते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस के अन्य प्रमुख जो नेता होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीमांत गांधी भी होते हैं, अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी भी शिमला जाते हैं, लेकिन वो मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महात्मा गांधी जाते तो हैं शिमला, लेकिन वो मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेते हैं। मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जीना करते हैं। अंततः बात क्या होती है, जब बातचीत शुरू होती है तो यहाँ पर भी मोहम्मद अली जीना ने आपत्ति
उठा दी। उनका जो है सो वही मुस्लिम और पाकिस्तान राग जारी रहता है। उनका कहना होता है कि बेबल योजना में कहीं भी मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई है, और जो बात की गई है मुस्लिम प्रतिनिधित्व की, वो जो है मुस्लिम प्रतिनिधि जो भी होंगे वो मुस्लिम लीग के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कौन से मुस्लिम सदस्य प्रतिनिधि बनेंगे, अंतरिम सरकार में हो या वायसराय परिषद में हो या अन्य जगहों पे जो भी मुस्लिम होंगे उनका उनको जो है सो नामांकित मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाएगा, ये डिमांड होता है। तो इस पर कांग्रेस भड़क जाती है कि मुस्लिम लीग भारत के सारे मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस में भी कई मुस्लिम नेता हैं, और कांग्रेस जो है भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, मुस्लिमों का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो वो इस तरीके से जो है सो दोनों पार्टियों में गतिरोध बरकरार रहता है, और अंततः यह शिमला सम्मेलन और बेबल योजना भी फेल हो जाता है। बात यहां तक आ जाती है शिमला सम्मेलन में कि कांग्रेस और लीग के नेताओं के बीच में तू मैं शुरू हो जाती है, और दोनों अब कहते हैं कि देख लेंगे। कहां देख लेंगे? तो आने वाले जो चुनाव है 1945 दिसंबर में चुनाव की घोषणा होती है भारत में, तो ये शिमला मीटिंग के पहले जो है वो चुनाव की घोषणा हो जाती है कि भारत में चुनाव करवाया जाएगा, और वो उसके बाद भारत में संविधान निर्माण होगा। तो कांग्रेस के नेता जो है सो वो चैलेंज देते हैं कि आने वाले चुनाव में हम आपको देख लेंगे, अगर आपको उस तरीके से प्रतिनिधित्व तो आपके सदस्य चुन कर आते हैं तो जो है सो फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपको। इस तरीके से होती है। यहाँ पे शिमला सम्मेलन जब होता है तो राजनीतिक कैदियों के रिहाई की जो बात है, तो उसके पहले जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो करीब 1 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, तो उनको छोड़ दिया जाता है। खास करके जो बड़े बड़े जो नेता होते हैं उनको तो बिल्कुल रिहा कर दिया जाता है। 25 जून से ये मीटिंग हुई थी, तो उसके पहले ही सारे नेताओं को छोड़ दिया जाता है। तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन, बेबल योजना, शिमला सम्मेलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बात। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी बजा दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।